सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम कविता की तीसरी पंक्ति देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। ठीक है। तो इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की भूमि प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है या उपजाऊ अधिक है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रसंग है क्या होगा। वैसे संदर्भ तो आप जानते ही हैं, पहले जैसा ही है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है, तो व्यापारिक नगरों की तुलना जो ग्राम्य अंचल है उसमें प्रेम की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। साथ ही साथ कवि ने गांव के तालाब, वनस्पति और उस पर बैठे पक्षियों का भी वर्णन किया है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो व्याख्या क्या होगा। कवि कहते हैं कि इस निर्जन क्षेत्र की भूमि दूर के व्यापारिक नगरों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। मतलब निर्जन क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र, इस ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है, ग्रामीण व्यक्तियों के मन में प्रेम ज़्यादा उपजता है। मतलब यहाँ की भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगों का मन है उनके मन में प्रेम ज़्यादा उपजता है। आगे क्या कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर। आगे वे कहते हैं कि गांव के नीचे क्या है, गांव की तलहटी में एक तालाब है। पोखर माने तालाब। तो गांव की तलहटी में एक तालाब है। उठ रही इसमें लहरियाँ, जिसमें क्या उठ रहे हैं, तो लहरें उठ रही हैं। मतलब तालाब का पानी स्वच्छ है और उनमें लहरियाँ उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। पानी कैसा है, तो नीला रंग का है, और उस नीले रंग के पानी के तलहटी में क्या है, तो घास उगे हैं जिसमें काइयाँ जम जाने के कारण भूरी दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो उसमें भी लहरों के साथ में वो जो भूरे भूरे घास हैं वो भी क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता। आगे कवि कहते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है तालाब के बीचों बीच पड़ती है, जिससे आँखें चौधिया जाती है। उसको कवि ने क्या कहा है, चांदी का खंभा कहा है। मतलब वो एक चांदी के खंभे के समान प्रतीत होता है। वास्तव में वो चांदी का खंभा नहीं है। सूर्य की जो रोशनी है तालाब के बीचों बीच में पड़ती है, तो उसका जो प्रकाश है प्रतिबिंबित होता है, जिसके कारण लगता है कि चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा लगा हुआ है। या यूं भी कह सकते हैं, किसी किसी गांव में बीचों बीच क्या होता है, एक खंभा गाड़ देते हैं ताकि जल का स्तर माप सकें। तो उस खंभे पर भी प्रकाश पड़ने से भी क्या होता है, वह चांदी के खंभे के समान प्रतीत होता है। ठीक है। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। आगे क्या कहते हैं कि किनारे में क्या है, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, और कवि को ऐसा लग रहा है कि वो पानी पी रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जो पत्थर हैं कब से पड़े हुए क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। वह व्यक्त करते हैं कि जाने कब इनकी प्यास बुझेगी। ठीक है। ऐसी कवि की कल्पना है। तो फिर एक बार सुन लो कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं
कि इस निर्जन क्षेत्र की जो भूमि है दूर के व्यापारिक नगरों की भूमि की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ है। कहने का अभिप्राय ग्रामीण लोगों के हृदय में शहरी लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेम उपजता है। आगे कवि कहते हैं कि जो चंद्रगहना नामक गांव है उसकी तलहटी में एक तालाब है। तालाब में क्या है तो उठने वाली जो लहरें हैं उन लहरों के साथ में नीचे घास भी जमी हुई है जो भूरे रंग की है, वह भी पानी के साथ लहरा रही है। जल नीला है, नीले जल के बीचों बीच में क्या पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश पड़ रही है, जिसके कारण से वह प्रतिबिंबित होते हुए आंखों को चौंधिया रही है। ऐसा लग रहा है कि चांदी का गोल खंभा बीचों बीच गाड़ दिया गया हो। किनारे पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कवि को ऐसे लग रहे हैं कि पानी पी रहे हों। आगे कवि कहते हैं कि जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। ठीक है, तो इसका विशेष क्या है, तालाब को चांदी के खंभे की भांति देखना, उत्प्रेक्षा अलंकार, मुक्त छंद कविता है और कविता में जगह जगह पर मानवीकरण भी दिखाया गया है, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। चूप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबकर चोंच में, दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रसंग है इसमें कवि ने पोखर मतलब तालाब और उस पर उड़ते पक्षी, अंदर पाई जाने वाली मछली आदि का वर्णन किया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि उसी जल में अपने पैर रखकर बगुला, एक बगुला क्या कर रही है, ध्यान लगाए खड़ा है, किंतु मछली की आहट पाते ही, देखते ही मीन क्या हो जाती है, मछली की आहट पाते ही चंचल, चंचल हो जाती है, मतलब उसका ध्यान भंग हो जाता है और उसे क्या करता है, उस मछली को निगल जाता है। ठीक है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है, मतलब अपने चोंच में डाल करके उसको निगल जाता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। कवि कहते हैं कि एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया भी क्या करती है, अपने सफ़ेद पंखों को फैलाकर झपट कर तालाब की मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है और भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, एक चालाक मछली को क्या करती है, अपने मुंह में डाल करके, ठीक है, दूर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, दूर उड़ती गगन में। तो फिर एक बार देख लेते हैं, कवि कहते हैं कि उसी जल में अपने पैर रख कर बगुला ध्यान लगाए खड़ा है, किंतु मछली की आहट पाते ही ध्यान भंग कर तुरंत उसे निगल जाता है। और आगे कवि कहते हैं कि एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया भी क्या करती है, अपने सफ़ेद पंख फैलाकर झपट कर तालाब की मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है, मुक्त छंद में कविता लिखी गई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।